हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी भी श्रवण बधिर की सफलताओं को या श्रवण बधिर के सीखने के अवसरों को प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अचीवमेंट्स इन अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो आपने देखा होगा मैंने बोर्ड पे बहुत सारे फैक्टर्स लिख रखे हैं। बेसिकली इन फैक्टर्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है उस हियरिंग इम्पेयर्ड के आसपास के जो फैक्टर्स हैं उसे प्रभावित करते हैं, और इंट्रिंसिक स्वयं उस छात्र के या उस हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में है। तो इनमें बहुत सारे क्लिनिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तो आपको भी पता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का जब क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराया था तो उसमें मैंने डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ाया था। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी कानों के सुनने की क्षमता और डैमेज होती जाएगी। उसी प्रकार से टाइप, जैसे कि डिग्री में भी था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो सीवियर, प्रोफाउंड ये ज्यादा प्रभावित डिग्री है माइल्ड और मॉडरेट के कंपैरिजन में। माइल्ड मॉडरेट वालों को थोड़ी कम समस्याएं होती हैं। उसी तरीके से जब मैं टाइप ऑफ हियरिंग लॉस की बात करती हूँ तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस ट्रीटेबल है, क्योरेबल है एज कंपैरिजन टू सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एज ऑफ ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस। ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में ही मैंने आपको ये भी टॉपिक कराया था कि ऑनसेट के आधार पे हियरिंग लॉस दो प्रकार का होता है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। एक होता है जन्म के साथ ही श्रवण दोष होना, एक जन्म के पश्चात किसी भी अवस्था में होना। तो एक चीज आपको मैंने कई बार टर्म यूज की है, क्रिटिकल एज, यानी वह समय अवधि जिसके अंतर्गत बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, जितने डेवलपमेंट्स हैं वो सारे साइमल्टेनियसली उस एज ग्रुप में चलते हैं। 0 to 5 ईयर्स का मैंने टाइम रखा है इसको, और उसी में अगर 0 to 5 ईयर्स के अंदर ही या उस जन्म से ही कंजेनाइटल अगर हो जाता है हियरिंग लॉस तो बच्चे में कहीं ना कहीं विकास की अवस्था देर से हो जाती है, बच्चे का विकास प्रभावित होता है एज कंपैरिजन टू जिनको बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ऑब्वियसली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे की कब पहचान हुई समस्या की, और पहचान करने के बाद ऐसा नहीं है घर पे बैठ गए, पहचान करने के तुरंत ही बाद उसका हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो ज्यादातर बेस्ट टाइम होता है हमारा क्रिटिकल एज। ज्यादा से ज्यादा हो सके क्रिटिकल एज में आप पहचान करो, और हो सके तो उसी के बाद ही इंटरवेंशन शुरू कर दो। कुछ बच्चों में ये देखा गया कि आइडेंटिफिकेशन तो जल्दी हो जाता है बट इंटरवेंशन में टाइम लेते हैं। इसकी वजह से बच्चे का जो वो टाइम पीरियड है वहां गैप हो जाता है और उसकी वजह से प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चों में ये भी देखा गया कि आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो पाया, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है तो इंटरवेंशन तो और डिलेड हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए और इंटरवेंशन स्टार्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम हियरिंग एड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कानों की जांच करने के बाद मैं एक वर्ड यूज करती हूँ उचित हियरिंग एड या उचित श्रवण यंत्र प्रदान करना। उचित का मतलब है वो उस हियरिंग इम्पेयर्ड के एज, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी रेजिडुअल हियरिंग, उसको कितना गेन चाहिए, उसके डिग्री, उसके टाइप इत्यादि के आधार पे होता है, और ऑब्वियसली इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पे। तो उस हियरिंग एड से एक्चुअल में बच्चे को बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं। एक दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र समान है, दोनों को कॉन्जेनाइटल हियरिंग एड है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम हुआ और इंटरवेंशन भी सेम हुआ, बट एक ज्यादा स्पीड में लर्न करना है, एक थोड़ा स्लो है। क्यों? हो सकता है दोनों के हियरिंग एड से जो बेनिफिट मिल रहा है या दोनों के हियरिंग एड्स की जो क्वालिटी है उसमें अंतर हो। तो ये यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि हियरिंग एड्स अच्छे होने चाहिए, और अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो बहुत कॉस्टली हो, उससे उन्हें जितना एम्प्लीफिकेशन चाहिए, जितना गेन चाहिए वो मिलना चाहिए, वरना हियरिंग एड्स का कोई भी रोल नहीं हो पाता अचीवमेंट्स में। और कुछ पेशेंट्स को अगर हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए भी काउंसलिंग ले सकते हैं और बच्चे का शीघ्र कॉक्लियर इम्प्लांट कराइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड।
जैसे कि मैंने आपको बताया, हर बच्चे में सेम एज है सारे डेवलपमेंट्स की, सारे डेवलपमेंट हर बच्चे में होते हैं, फिर भी अभी मैं नॉर्मल्स की बात करी, फिर भी सारे बच्चे अलग होते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बच्चों की बात करती हूँ, तो उनका भी मानसिक विकास अलग अलग होता है। यहाँ पे ये मानसिक विकास विकलांगता की वजह से नहीं है, बट वो जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके आधार पे। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ क्षमताएं प्रभावित हैं, तो वो दूसरी क्षमताओं का इस्तेमाल करके सीख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करती हूँ, तो ये मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको बता रही हूँ। मैंने ये देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्रूट्स, अगर मैं फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट लेती हूँ, तो उन्हें फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है कि केले को छील के खाते हैं, आम को कट करके खाते हैं, या जो भी है, तो वो भले ही जेस्चर्स के थ्रू आपको बताएंगे, बट उनके दिमाग में उस फ्रूट का कॉन्सेप्ट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, उसका उच्चारण नहीं जानते, उस पर्टिकुलर शब्द का रिसेप्शन और एक्सप्रेशन नहीं है उनके में, बट दे अंडरस्टैंड। तो बेसिकली जब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज स्लो हो सकती हैं, सीमित हो सकती हैं, बट होती हैं। जैसे कि सीक्वेंसिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टर्न इनिशिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, और ऑब्वियसली मैचिंग और शॉर्टिंग बहुत अच्छा होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट में, क्योंकि उसमें ऐसा इतना कह सकते हो आप ओरल एस्पेक्ट हम यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने 4 शेप्स रख दी हैं और उसका चारों का कटआउट्स है, तो वो उसको इजीली मैच कर लेंगे, पजल सॉल्व कर लेंगे। शॉर्ट करके मैं बोल दूंगी ये पिक्चर ढूंढ के निकालो, तो वो इजीली कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एबिलिटीज हियरिंग इम्पेयर्ड में एज कंपैरिजन टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अच्छी होती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ हियरिंग, सुन ना पाने की वजह से, ऑडिटरी स्टिमुलेशन ना ग्रहण नहीं कर पाने की वजह से कुछ क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं। और साथ ही साथ जैसे नॉर्मल्स में हर एक की कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग होती है, वैसे ही हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग होती है, तो इसी हिसाब से वो अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल इम्पेयरमेंट। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे में सिर्फ एक ही विकलांगता नहीं होती, एक से अधिक विकलांगताएं हो सकती है, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ विजुअल इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या किसी अन्य कोई अन्य समस्या यदि है साथ में, तो क्योंकि पहले ही एक विकलांगता की वजह से उनके बहुत सारे विकास और उनके बहुत सारे क्षेत्र सीमित हो गए हैं। अगर एक और एडिशनल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से उनके सीखने के, उनके लर्न करने के क्षेत्र और सीमित हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा विकलांगताएं होंगी बच्चे के विकास में, उतनी ही कमी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तब उन्हें ज्यादा रिहैबिलिटेशन चाहिए, उन्हें एक साथ कई सारे विशेषज्ञ चाहिए काम करने के लिए, उन्हें एक साथ कई स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, या उनका जो है सीखने के जो सीमितता है वो और हो जाएगी, तो और सीमित क्षेत्र में ही हमें सिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स। ऑब्वियसली परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है जब माता पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे में एक समस्या है, या हो सकता है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इंटरवेंशन शुरू हो गया, उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को लाइफ लॉन्ग एक प्रॉपर एक मशीन सी पहन के रखनी पड़ेगी। उनके मन की जो चिंता है, तनाव है, उसको कोई ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट उस समय अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने उन दिक्कतों को एक किनारे रखते हुए बच्चे के इंटरवेंशन प्रोग्राम में वो कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो कितनी भागीदारी ले रहे हैं, या बच्चे की उस प्रॉपर समस्या को लेके उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उनका विचार है, क्या दृष्टिकोण है कि मेरे बच्चे में ये समस्या है, इट्स ओके, इसके ट्रीटमेंट्स हैं, इसका इंटरवेंशन है, और वो कितनी सहभागिता लेते हैं उस हस्तक्षेप कार्यक्रम में, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। और साथ ही साथ एक और चीजें होती हैं कि पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे बच्चे से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि नहीं, मैं इतने ज्यादा इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलवा रहा हूँ, मैं खुद बच्चे को साथ देता हूँ, फिर भी मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, तो कुछ उसको लेके परेशानी है, बच्चे पे बार बार फोर्स देना। और एक निगेटिव कि अरे कैसे करेगा, वो तो हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो तो सुनता ही नहीं है। तो ये दोनों चीज है, ज्यादा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करना। देखिए, एक्सपेक्टेशंस हमेशा उतनी ही रखिए जितने आपके बच्चे की एबिलिटीज हो और जैसा उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम हो। साथ ही साथ पेरेंट्स की लिटरेसी कितनी है, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे की सफलताओं को प्रभावित करता है। क्योंकि जितने ज्यादा वो लिटरेट होंगे, जितने ज्यादा उन पर सुविधाएं होंगी, बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो उसमें
इन्वॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। लास्ट फैक्टर आता है हमारा इन्वायरमेंटल। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं कि परिवार के अलावा बाकी जो सदस्य हैं घर के आस पड़ोस वाले, उनका क्या दृष्टिकोण है बच्चे को लेके। जिस तरीके से घर में माँ बाप हर समय पार्टिसिपेशन लेते हैं, बच्चे को कुछ भी सिखाने बैठ जाते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, अपने बच्चे को वो उस बच्चे के साथ खेलने भेजते हैं कि नहीं। साथ ही साथ ये तो चलो आसपास की चीजें हो गई, कोई फैमिली ओकेजन है तो आप उस बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटी देते हो। देखो बच्चे को सिखा के डब्बा पैक करके बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको उस डब्बे में भरी हुई चीजों को इस्तेमाल भी तो करो। कोई भी मशीन, दिमाग भी एक मशीन है, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे जंग लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को आपने बहुत अच्छे से कोई पोएम सिखा दी, वो प्रॉपर आर्टिकुलेट भी कर रहा है, बट जब तक उसको सबके सामने बोलने नहीं दोगे, उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा, तो उसका वो सीखना व्यर्थ है, आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम व्यर्थ है, ठीक है। तो उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, उस अपॉर्चुनिटीज को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, क्या टुवर्ड्स व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, तो उसको लेके भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे में। और ऑब्वियसली एकेडमिक्स की भी अगर हम बात करें तो बच्चा किस तरीके के स्कूल के सेटअप में जा रहा है, वहाँ आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर इत्यादि तो नहीं है, या शोर को कम करने के लिए डिवाइसेस हैं कि नहीं, बच्चे को क्लास में किस तरीके का माहौल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी बात होती है डे स्कूलिंग, रेजिडेंशियल स्कूलिंग, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, इन सारी चीजों के बारे में। तो किस तरीके का उसका एकेडमिक्स है, उसका टीचर कितना रोल दे रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट का क्या पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं बच्चे के अचीवमेंट्स को। तो आज का मेरा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए। लर्न विद अंशिता के बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं फेसबुक और इंस्टा पे शेयर करती हूँ, वहां जाके मुझे फॉलो जरूर करिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक की, स्लाइड शेयर की, इंस्टा की, और ऑब्वियसली यूट्यूब तो है ही है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाइए, अपनी इम्यूनिटी को घर पे रहकर बूस्ट करिए। अगर कोरोना हो गया है तो परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, आप घर पे ही आइसोलेट होकर अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये बीमारी फिजिकली से ज्यादा मेंटली डैमेज कर रही है लोगों को, तो इससे सबको मिलके लड़ना है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, और देखते रहिए लर्न विद अंशिता।